नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल करती हूँ। किसान भाइयों, पुनः हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा आते हैं और आपके साथ में जुड़कर आपको विशेषज्ञों से यानी कि एग्रोनॉमिस्ट से रूबरू कराते हैं। बहुत अच्छी जानकारियां वो आपको कृषि संबंधी देते हैं और ऐसे ही कुछ आज भी होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कद्दू वर्गीय फसलें, संतुलित पोषण से भरपूर उत्पादन। जी हाँ किसान भाइयों, आज के इस विशेष कृषि कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे, यानी कि कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कि लौकी, तोरई, खीरा और करेला, इसकी उन्नत खेती में संतुलित पोषण प्रबंधन की हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर किसान भाई बहन उर्वरकों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन सही समय, सही मात्रा और सही पोषक तत्वों की जानकारी के अभाव में उन्हें अपेक्षित उत्पादन और गुणवत्ता नहीं मिल पाती। इसी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री विक्रम सिंह जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार विक्रम जी। नमस्कार जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस रेडियो प्रोग्राम पे जी। और आज हमारे सारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से आपका, क्योंकि आज हम कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कि लौकी, तोरई, खीरा और करेला है, इनकी उन्नत खेती, इनके पोषण प्रबंधन पर आपसे बात करना चाहते हैं। तो क्या आप तैयार हैं विक्रम जी? हाँ जी, इसीलिए आज जुड़े हुए हैं आपके साथ में इस रेडियो प्रोग्राम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कद्दू वर्गीय फसलों जैसे कि लौकी, तोरई, खीरा और करेला में संतुलित पोषण प्रबंधन का क्या महत्व है? ये उत्पादन और गुणवत्ता को किस प्रकार से प्रभावित करता है? जैसा कि पूजा जी, कद्दू वर्गीय फसलें जैसे लौकी, तोरई, खीरा, करेला, एक तरीके से देखा जाए हमारे खाने में भी बहुत ही अच्छा महत्व है और इससे हमें पोषण भी अच्छा मिलता है। अगर हम अपनी फसल में ही अच्छा पोषण नहीं देंगे, खाने के लिए दे रहे हैं, तो उसे भी अच्छा पोषण नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरीके से जैसे हमें अपने जीवन के लिए, जीने के लिए संतुलित पोषण चाहिए, तो इनकी भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हम ये देखा जाए हरी सब्जी की बात करते हैं तो उसमें लौकी, तोरई, करेले का जूस, ये सारी चीजें ऐड की जाती है कि इसे लो, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो जब हम उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमें उसको भी अच्छा बनाने के लिए संतुलित पोषण देना जरूरी है। संतुलित पोषण से देखा जाए जो भी हम फसल लगा रहे हैं तो उसमें फसल की तेज वृद्धि होगी, यानी कि जल्दी से वो अपना जो भी उत्पादन है वो देना स्टार्ट कर देगा। उसका अगर संतुलित पोषण पौधे को मिल रहा है तो उस पर फूल फल ज्यादा बनेंगे, फलों का आकार अच्छा होगा, उत्पादन उतना ही क्वालिटी वाला होगा। और जब हम अपना संतुलित पोषण में बात करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो भी सूक्ष्म पोषक तत्व है उसे सही अनुपात में दे रहे हैं, तो उसमें जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, वो भी उस पौधे में डेवलप होगी और हमारा फल भी गुणवत्ता वाला मिलेगा। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल में संतुलित पोषण जरूर लेके जाए, जिससे आपको भी उत्पादन में अच्छा फायदा मिलेगा और आप एक अच्छा जो भी सब्जी है वो आगे दे पाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में विक्रम जी, फसल की शुरुआती वृद्धि अवस्था में बेसल डोज के रूप में कौन सा कॉम्प्लेक्स उर्वरक उपयोगी रहता है और इसकी क्या भूमिका होती है? जैसा कि शुरुआत में सबसे ज्यादा हमें जो रहता है वो बेसल डोज में हम जो कॉम्प्लेक्स देते हैं उसमें ज्यादातर किसान 12-32-16, 10-26-26 इसी तरीके से देते हैं और डीएपी भी डालते हैं मैक्सिमम फार्मर। हम उसी तरीके से अपना पोषण लेके जाते हैं। पर यारा भी एक पोषण प्रबंधन का चार्ट देती है जिसमें पूरा पोषण प्रबंधन दिया हुआ होता है। उसमें यारा मिला कॉम्प्लेक्स यारा के द्वारा दिया जाता है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है जिसमें 3 मुख्य तो हैं, 6 उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी है। 3 मुख्य में देखा जाए उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें फास्फोरस भी है, पोटास भी है, तो 3 मुख्य हो गए और 6 उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। और जैसे ही शुरुआत में अच्छा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिलेगा, उससे क्या होगा, पौधे की जड़ें उतनी ही अच्छी विकसित होनी चालू हो जाएगी। उसे एक ही थाली में देखा जाए संपूर्ण भोजन मिल रहा है। और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे सल्फर है, मैग्नीशियम है, आपका मैग्नीज है, बोरोन है, फेरस है, जिंक है, वो भी इससे अवेलेबल हो जाता है।
दूसरा, जो भी हम एनपीके ग्रेड में 12-32-16, 10-26-26 या अदर फर्टिलाइजर लेके जा रहे हैं, उसकी घुलनशीलता भी 40% के करीब मिलती है। और 11 मिला कॉम्प्लेक्स 95% है घुलनशीलता है। और आप भी और किसान भाई भी जानते हैं, जो घुलता है पौधे को वही मिलता है। अगर अच्छी घुलनशीलता नहीं होगी, पौधा उसे ले ही नहीं पाएगा। वो उसे कहीं ना कहीं जब उसको घुलेगा ही नहीं, नीचे जड़ को मिलेगा ही नहीं, और तो पौधा उस तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता। और जो इसमें फास्फोरस भी होती है, वो फास्फोरस भी स्थायी होती है एनपीके में, और जो भी 10-26-26 है या डीएपी में। जहाँ पे आपने उसे डाल दिया, फास्फोरस वहीं पड़ा रहेगा। अगर जड़ से वो दूर पड़ा हुआ है, हो सकता है वो आपकी फसल को उसमें मिल भी ना पाए। तो हम उस टाइप का उसमें कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर दें जो पौधे को तुरंत मिल जाए, और उसका फायदा उसकी ग्रोथ के लिए शुरुआत से ही उसे फायदा देना चालू करें। तो मैं किसान भाइयों यही चाहूंगा, अपने पोषण प्रबंधन में आप शुरुआत में जो फर्टिलाइजर लेके जा रहे हैं, उसमें आप अपना 11 मिला कॉम्प्लेक्स डलवाए, और जो भी मात्रा है डीएपी की, जहां आप 1 कट्टा लेके जा रहे हो या उससे ज्यादा लेके जा रहे हो, तो उसमें आप थोड़ी कमी कर सकते हैं। तो आप यारा के जो भी एम्प्लॉय होते हैं या उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे मैं बेसल डोज में बता दूं, आप बेसल डोज में 25 किलो अपना 11 मिला कॉम्प्लेक्स लेके जा सकते हैं। साथ में 12-32-16 को ऐड कर सकते हैं आप 60 से 65 किलो, और एमओपी लेके जा सकते हैं आप 40 से 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर एनपीके नहीं लेके जा रहे तो आप 50 किलो डीएपी और एमओपी 50 किलो और एक 11 मिला कॉम्प्लेक्स, ये आप बेसल डोज में अपनी जो भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उसमें लेके जा सकते हो। जी, ये तो आपने बहुत सही बात बताई, क्योंकि जो हमारी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, इसमें पोषण प्रबंधन और खास तौर से सही मात्रा में सही समय पर उर्वरकों का इस्तेमाल होगा, तभी बेहतर परिणाम आएंगे। तो विक्रम जी, जब फसल में फूल और फल बनने की अवस्था आती है, तब कैल्शियम और बोरोन की आवश्यकता क्यों ज्यादा बढ़ जाती है? इन तत्वों की कमी से क्या कोई समस्या आ जाती है? जैसा कि जिस टाइम पे हमारा कद्दू वर्गीय फसलों में फूल आना स्टार्ट हो जाता है, और जो फूल बनने की प्रोसेस है, वो फूल में जो फल बनता है वो पोलिनेशन के थ्रू बनता है, यानी कि परागण क्रिया के थ्रू बनता है, और फल भी सेट होगा। ये सारा प्रोसेस एक होता है जिससे बोरोन बहुत अच्छे से करवाता है। और जितना अच्छा बोरोन हमारी फूल आने से पहले हमारी फसल को मिल जाएगा, उससे आपका पोलिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, कैल्शियम एक ऐसा तत्व है हमारी कद्दू वर्गीय फसलों के लिए कि उसे देना बहुत जरूरी है। अगर उसका तना हमें मजबूत चलाना है, उसके पत्ते का साइज अच्छा रखना है, और आपने जो भी हमारी फसल है उसको भी हमने अच्छा हेल्थी उत्पादन लेना है, तो उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। आप भी जानते हैं, अगर कैल्शियम हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ना रहे तो हमारा शरीर का निर्माण भी असंभव है। यानी कि जो भी जिंदा चीज है आज, उसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से जो बेल वर्गीय फसलें हैं उसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। कैल्शियम कोशिका के निर्माण में बहुत सहायक होता है, और जितनी अच्छी कोशिका बनेगी और जो बीच में गैप रहता है कोशिका के बीच में, उसको भरने का काम भी कैल्शियम करता है। अगर वो गैप आपका फिल नहीं हो रहा है तो उसमें बीमारी के चांस और कीड़े आने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब कोशिका के बीच में जो गैप रहेगा वहां से आराम से बीमारी का पैथोजन एंटर हो जाएगा जैसे ही उसे मौसम मिलेगा। और जब हम कोई उर्वरक इस टाइप का दे रहे हैं जिससे हमारी फसल ज्यादा बढ़ रही है और कोशिका बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, बीच में उसमें कीड़े की समस्या भी ज्यादा आने के चांस हो जाते हैं। तो कैल्शियम का मेन यही है, जो हमारी फसल है उसे मजबूती प्रदान करता है, हमारा फल है वो भी मजबूत बनता है। और किसान भाई देखते भी हैं, जब हम खीरा या कद्दू तुड़ाई करते भी हैं तो उसमें कोई फल आपको टेढ़ा या फटा हुआ मिलता है, ये कैल्शियम और बोरोन की कमी की वजह से होता है। और आपने देखा भी होगा, फल भी हमारा जल्दी सड़ता है, और तो वो भी समस्या कहीं ना कहीं कैल्शियम और बोरोन की कमी की वजह से होता है।
और इंसान के शरीर में भी, जानवरों के शरीर में भी कैल्शियम ही होता है जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं। तो कैल्शियम अगर हमें फसलों के द्वारा जो कृषि की जा रही है, खेती की जा रही है, खाने में हमारी थाली में परोसकर कैल्शियम आ जाए तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो बदलता मौसम है विक्रम जी, ये अचानक कभी बारिश होना, कभी सर्दी बढ़ना, कभी बहुत तेज गर्मी, आंधी तूफान, क्या ये हमारी कद्दू वर्गीय फसलों को नुकसान पहुंचाता है और किस तरह पहुंचाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पूजा जी आपने। जैसे ही मौसम चेंज होता है और मौसम चेंज होने पे बीमारी जो हमारी फसलें होती हैं उसमें आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप भी जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में बीमारी का कारक यानी कि पैथोजन है, होस्ट हमारा प्लांट हो जाता है, उसे मौसमी जैसे मिलता है ना तो वो वहां पे अपना अटैक करना चालू कर देता है, वो पौधे में एंटर हो जाता है। अगर हमने पोषण प्रबंधन अच्छे से नहीं रखा तो वो कहीं ना कहीं तेजी से फैलेगा और हो सकता है हमारी फसल में काफी लॉस, 30 से 40% तक वो लॉस भी कर देता है। और जैसे ह्यूमिडिटी बनती है, मौसम चेंज हो रहा है, तो उस टाइम पे भी जो सकिंग पेस्ट होते हैं या कोई इल्ली आती है वो भी अपने अंडे देती है, इल्ली बनती है और वो भी कहीं ना कहीं हमारी फसल को क्षतिग्रस्त करती है। जी, तो इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि मौसम पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर एकदम से अचानक से मौसम बदलता है तो कद्दू वर्गीय फसलों को थोड़ा सुरक्षित रखने के लिए हमारे किसान भाई बहनों को क्या आप सलाह देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहूंगा, जो भी आपका पोषण प्रबंधन है वो बहुत ही अच्छा रखें। अगर आप संतुलित पोषण अपनी फसल को दे रहे हैं टाइम से तो हो सकता है उसमें वो समस्या मिनिमाइज हो जाएगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उस समस्या से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है, जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता भी बोलते हैं। तो आप संतुलित पोषण पे अच्छा काम करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी फसल होती है, मेनली किसानों के सामने 3 ही मेन चैलेंज रहते हैं। एक तो कीड़े की समस्या, दूसरा बीमारी, तीसरा पोषण प्रबंधन। और आप भी जानते हैं बीमारी ज्यादातर उसी बंदे को लगती है जिसमें कमजोरी यानी कि पोषण प्रबंधन उसका सही नहीं रहेगा, न्यूट्रिशन उसे सही तरीके से नहीं मिलेगा। जो भी न्यूट्रिशन उसे सही टाइम पे नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं वो समस्या धीरे धीरे बढ़ती है। तो किसान भाइयों, आप अपनी फसल में सही तरीके से अपना पोषण प्रबंधन रखोगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ पूर्वानुमान, यानी कि अगर हमें ये जानना है कि किस समय कैसा मौसम में बदलाव हो रहा है अचानक से, इसके लिए यारा का ऐप है, उसका भी जिक्र कर दीजिए, जो अपने मोबाइल फोन्स में किसान भाई डालकर 90.4 आगरा की आवाज का यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। वहां पर सारे कृषि कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही साथ यारा के ऐप को भी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप वहां पर मौसम संबंधी जानकारी भी ले सकते हैं और उस पर वेदर फोरकास्ट यानी कि पूर्वानुमान भी होता है। सही कहा मैंने विक्रम जी? ऐप के बारे में बताइए। हाँ पूजा जी, एक यारा का भी ऐप आता है, फार्म केयर, तो किसान भाई उसे लोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, जो भी एंड्रॉइड फोन होता है उसमें मौसम की पूर्वानुमान जानकारी मिल जाती है। किस टाइम पे कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, कब बरसात होने वाली है, तो इसके बारे में आपको पहले से ही अनुमान रहेगा। तो आप प्रिवेंटिव में भी बीमारी से लड़ने के लिए उस पे प्रिवेंटिव में स्प्रे कर सकते हैं। वेदर के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो फार्म केयर ऐप यारा का आता है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं किसान भाई बहनों जो यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप तक पहुंचाई जाती हैं। यानी आप रेडियो पर कृषि विशेषज्ञों को सुन सकते हैं, यूट्यूब चैनल 90.4 आगरा की आवाज पर कभी भी देश के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय जितने भी एपिसोड्स हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं कृषि विशेषज्ञों के साथ हमने किए हैं, जानकारियां हैं उस पर बिल्कुल सही और सटीक, उनको कभी भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और रेडियो पर तो हर मंगलवार और साथ ही साथ हर शुक्रवार ठीक 12 बजे आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं। पुनः प्रसारण ठीक अगले दिन होता है। ये सब जानकारियां तो हैं। इसके अलावा यारा का जो ऐप है, यारा के जो लोग हैं परिवार की तरह हैं, आपके साथ सदैव जुड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं कैसे आपको मदद करे। और यारा के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको सिर्फ वेदर फोरकास्ट यानी कि मौसम का ही नहीं, आपको आपकी कृषि संबंधी जानकारियां भी मिलती हैं और साथ ही साथ
आप वहां अपनी मृदा परीक्षण की भी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी योजनाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत कुछ है अभी इस कार्यक्रम में भी और साथ ही साथ यारा के सहयोग में भी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, विक्रम जी से बात करते हैं। विक्रम जी, अभी हम पोषक तत्वों की बात कर रहे थे। आपने हमें ये तो बताया कि कैल्शियम और बोरान अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, लेकिन अगर सूक्ष्म पोषक तत्व खासतौर से जिंक की कमी हो जाए तो पत्तियों में पीलापन और फल विकास रुकने जैसी समस्याएं अचानक से क्यों दिखाई देती हैं? जैसा कि जिंक भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारी कद्दू वर्ग के लिए है। इसकी कमी की वजह से आप पत्तियों में देखते हैं पीलापन आ जाता है या ऊपर की पत्तियां छोटी दिखने चालू हो जाती है। तो जिंक एक बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करता है अपनी फसलों में। ये जो भी एंजाइम होता है उसको एक्टिव करता है और जो क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया है उसको भी कहीं ना कहीं जिंक के थ्रू ही बनाया जाता है। और जैसा मैंने बताया, एंजाइम आपका बनेगा, प्रोटीन संश्लेषण के माध्यम से पौधे में वृद्धि होगी और जितनी प्रोटीन संश्लेषण अच्छा होगा, जितनी वृद्धि अच्छी होगी, उतनी उपज हमें ज्यादा मिलती है। अगर हमारी वृद्धि अच्छी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो जो उत्पादन है उसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी आएगी। तो जिंक की कमी के लक्षण आपने देखा ही होगा, पत्तियों का पीला पड़ना हो जाता है, पौधे की वृद्धि भी रुक जाती है, पत्तियों का छोटा और विकृत होना, ये सारे उसके कमी के लक्षण है। दूसरा, अभी तक हम जो जिंक यूज करते हैं ज्यादातर वो जिंक सल्फेट यूज करते हैं, जिससे हम 33% जिंक भी बोलते हैं। ज्यादातर किसान उसी को डालते हैं। पर जिंक सल्फेट जब हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ जिंक नहीं था तो हम उसे डाल रहे थे। पर जिंक सल्फेट जैसे हम डालते हैं ना, अगर हमारा फास्फोरस पहले से पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो जिंक फास्फेट बना देता है और जिंक फास्फेट एक बॉन्ड बना लेता है सोयल में और वो मिट्टी में निष्क्रिय पड़ा रहता है, यानी कि पौधे को मिल ही नहीं पाता है। इसी में यारा ने भी एक जिंक दिया है जिससे हम जिंक ऑक्साइड बोलते हैं। जिंक ऑक्साइड में 39% जिंक पाया जाता है और जिंक ऑक्साइड एक देखा जाए फार्मा ग्रेड की जिंक है। जो डॉक्टर भी हमें कहीं ना कहीं खाने के लिए देता है वो जिंक ऑक्साइड वाला ही होता है। जिंक ऑक्साइड का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है हमारी मिट्टी के लिए भी, हमारी फसल के लिए भी और हमारे पौधे के लिए भी। और इसका फायदा यह है, ये भी आप मिट्टी में जैसे आप सल्फेट डालते हो, इसको भी आप मिट्टी में डाल सकते हो या और स्प्रे वाला भी आता है जिंक ऑक्साइड में। जो मिट्टी में डाला जाता है उसे हम प्रोकोट जिंक के नाम से बोलते हैं, यारा बीटा प्रोकोट जिंक। और दूसरा जो जिंक होता है उसे जिंक ट्रैक बोलते हैं, यारा बीटा जिंक ट्रैक। जिंक ट्रैक का जो स्प्रे हम आराम से कर सकते हैं किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में मिला के। और जिंक ट्रैक का एक सबसे अच्छी खासियत ये है, जब आप इसका स्प्रे भी करते हैं आपको कोई स्टिकर की भी जरूरत नहीं होती, यानी कि ये एक स्टिकर स्प्रेडर का भी काम करता है। पौधे में तुरंत अपना जो भी आप उसके साथ में इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड भी यूज कर रहे हैं उसको भी तेजी से आपके पौधे में फैला देता है। दूसरा, कुछ फार्मर अगर चाह रहे हैं कि मुझे मिट्टी में डालना है तो उसके लिए आप प्रोकोट जिंक ले सकते हैं। प्रोकोट जिंक को आपने जैसे सल्फेट को मिलाते हो यूरिया में तो वो प्रॉपर मिल भी नहीं पाता है जिंक सल्फेट, और जब हम छिट्टा मारते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थैले में नीचे बैठता चला जाएगा और उसका छिट्टा भी प्रॉपर नहीं आ पाता, यानी कि हमारे खेत में वो यूनिफॉर्म साइज में नहीं गिर पाता है। और जो प्रोकोट है वो हर दाने पे कोट हो जाता है और जैसे ही हम छिट्टा मारते हैं तो वो जहां भी यूरिया का दाना जाएगा, जहां भी सोयल पे यूरिया का दाना गिरेगा वहां पे आपका जिंक पहुंच गया और जब भी आपकी जड़ें जो सोयल के पास जिंक पड़ा है उसे लेना स्टार्ट कर देती है और जिंक अपना एंजाइम एक्टिविटी और जो भी उसका वर्किंग है उसे करना चालू कर देता है। तो किसान भाई अपना जिंक ऑक्साइड यूज कर सकते हैं और आप उससे अच्छा फायदा उठा सकते हैं। बहुत सही। तो विक्रम जी, आजकल कई किसान फर्टिगेशन या ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपना रहे हैं जैसे आपने कहा, तो ये घुलनशील उर्वरकों के माध्यम से पोषण देने के उत्पादन और गुणवत्ता इनमें किस प्रकार से सुधार हो जाता है? जैसे फर्टिगेशन या ड्रिप सिंचाई का माध्यम एक अच्छा ही माध्यम है। होता क्या है, जब हम सिंचाई करते हैं या गर्मी में हम सिंचाई या पानी दे रहे हैं तो ज्यादातर फ्लड विधि से सिंचाई करते हैं, यानी कि पूरा पानी छोड़ दिया जाता है नालियों में या प्लांट के पास क्यारियों में। तो जब हम ज्यादा पानी देते हैं
तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा प्लांट भी हो सकता है स्ट्रेस में चला जाए। जब उसके खेत में लंबे टाइम तक पानी भरा रहेगा तो नमी ज्यादा टाइम तक रहेगी, तो वो पौधे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस देता है। और बाजी जगह देखा भी जाता है, जब पानी लंबे टाइम तक भरा रहता है वहां पे खीरे में या कद्दू वर्गीय फसलों में डैम्पिंग ऑफ या विल्ट की समस्या भी देखने के लिए मिलती है। जो हम ड्रिप इरिगेशन या फर्टिगेशन के थ्रू करते हैं उसमें हम पोषण को भी साथ में मिला सकते हैं, यानी कि आपको स्प्रे या नीचे डालने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे ही आपकी बूंद डल रही है, जहां भी आपका पानी जा रहा है, वहां पे आपका जो पोषक तत्व है जो भी आपने उस टाइम पे देना है वो भी आपका जड़ के पास में मिल जाएगा, और जो उसकी अवशोषण क्रिया है पोषक तत्वों की वो भी बेहतर होगी। और कहीं ना कहीं उसका फायदा एक तो हमारी जो उत्पादन है वो अच्छा मिलेगा, और जो हम खाद या पानी ज्यादा दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं कुशल तरीके से उपयोग हो जाएगा, और हमें ज्यादा पैसा भी वे नहीं करना पड़ेगा खाद के लिए और पानी के लिए। तो फर्टिगेशन और ड्रिप सिंचाई का कहीं ना कहीं अच्छा फायदा मिलता है। जी, ऐसे में संतुलित पोषण योजना अपनाने से फल के आकार, रंग, चमक और बाजार मूल्य पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है विक्रम जी? ये तो सभी जानते हैं, जब हमारा मार्केट में हम कोई भी सब्जी खरीदने जाते हैं या फल खरीदने जाते हैं, उस अगर वो अच्छी क्वालिटी वाला है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसका सेफ अच्छा है, तो उसका रेट भी मार्केट में ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या विक्रम जी ये बताइएगा, अगर कोई फल या सब्जी बहुत चमकदार है, ऊपर से बहुत खूबसूरत दिख रही है, तो ये जरूरी तो नहीं वो अंदर से भी स्वस्थ हो सकता है उसकी चमक बढ़ा दी गई हो। आजकल कई ऐसे होता भी है, केमिकल्स लगा के करते हैं, लेकिन अंदर से वो पोषण से भरपूर नहीं होता। सही कहा मैंने? ये भी हो सकता है पूजा जी। आजकल मार्केट में भी कुछ चीजें चल रही हैं जिसमें केमिकल लगा के भी फसल को साफ कर देते हैं, यानी कि उससे, पर जो उसका अंदर से आप तोड़ के भी देख सकते हैं उसका भराव कैसा है और उसकी ताजगी कैसी है। देखने से ही पता चल जाता है कि इस पे हमने पेंट यानी कि किसी केमिकल से हमने धुलाई की है, या अंदर से कोई भी फ्रूट या फल ले रहे हैं उसे काट के देख सकते हैं इसकी अंदर से ताजगी कैसी है। अगर वो अच्छा बेहतर दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो फल अच्छा है, उसने पोषण प्रबंधन अच्छा रखा है। और सबसे अच्छी खासियत यही है, जब हम संतुलित पोषण प्रबंधन करते हैं तो उसमें जो उसकी फल की स्टोरेज क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी बढ़ जाती है। तो आप भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया, आपने कैल्शियम दिया, उसकी सेल डिवीजन ठोस बनती चली गई, बीच में कोई गैप नहीं रहा, तो फल तो हेल्थी रहेगा ही ना। आपने देखा भी होगा बाजी दफे जो हम फ्रूट या फल लेते हैं उसके बीच में गैप छूट जाता है या वो समस्या दिखाई दे रही है, वो कहीं ना कहीं हमारा पोषण की कमी की वजह से ही होता है। तो वो देखने से ही पता चल जाता है हमारे फल की क्वालिटी कैसी है। अगर पोषण प्रबंधन अच्छा है तो वो आपको अलग ही दिखाई देगा, आपका फल, आपकी सब्जियां हैं। जी बिल्कुल सही। और दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी की चीज लेनी चाहिए, और क्वालिटी की चीज लेने से ही सही है, क्योंकि वो जो हम खाना दिखावा यानी कि मान लीजिए केमिकल्स लगा के फल और सब्जी बेच रहे हैं, कल को वो लौट कर हमारे बच्चों की थाली में या हमारे घर की थाली में भी आ सकती है। तो सतर्क रहें, ऐसा काम ना करें। बिल्कुल सही तरीके से पोषण प्रबंधन का इस्तेमाल कर अपनी साग सब्जी की कृषि करें, खेती करें। अंत में मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि किसानों को उर्वरक उपयोग करते समय मिट्टी परीक्षण और सही मात्रा निर्धारण पर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? भाई ये तो हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आज डिटेल में एक बार पुनः बता दें कि जितने भी उर्वरक हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल और सबसे पहले मृदा परीक्षण क्यों कराना जरूरी है, ये बताएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आज के टाइम हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले, जो अच्छा डॉक्टर होगा वो पहले रिपोर्ट चेक करने के लिए या जांच करवाने के लिए देता है कि आप ये रिपोर्ट करवा के आओ, तो तभी उसका पता चलता है इसमें क्या समस्या है। ऐसे ही जो भी हर खेत की मिट्टी अलग टाइप की होती है और हमारा पोषण भी हो सकता है किसी मिट्टी में ज्यादा हो और किसी में कम भी हो सकता है। अगर हम मिट्टी की जांच करवा लेते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है इसमें कौन सा पोषक तत्व कम है या ज्यादा है। अगर हमें उसका पहले से ही पता चल जाएगा तो हम सही मात्रा में पोषण का निर्धारण कर सकते हैं, कोई चीज हम फालतू नहीं डाल लेंगे। और जो हमारा खर्चा भी है, कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि इसे हमें फास्फोरस इतना देना है या कैल्शियम इसमें इतना देना है, तो हम अनावश्यक खर्चे से भी बच सकते हैं। दूसरा, जब फसल को संतुलित पोषण मिलता है तो
तो मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है। आज मिट्टी का देखा भी जाता है कि हम जीवांश कार्बन की बात करते हैं, जीवांश कार्बन भी लोअर साइड में जा चुका है। जहां 0.8 होना चाहिए, आज ज्यादातर सोयल का 0.2 या 0.3 मिलता है। और जितना जीवांश कार्बन हमारा कम हो जाएगा, हम कहीं ना कहीं उसका जो उत्पादन क्षमता है वो भी धीरे धीरे डैमेज करते जा रहे हैं। तो हमें जीवांश कार्बन पे हमेशा काम करते रहना चाहिए। दूसरा, जब भी आप मिट्टी की जांच करवाएं, अगर आपका खेत बड़ा है तो आप उसमें से 10 से 12 जगह से मिट्टी ले। हमेशा ध्यान रखें जहाँ पे पेड़ लगा हुआ हो या पत्ते गिरे हुए हो, या हमें जो भी खेत है उसका बराबर से रास्ता जा रहा है उससे 2 मीटर या 3 मीटर अंदर से मिट्टी ले। और ध्यान रखें उस टाइम पे उसमें फसल ना हो, जो भी आने वाली फसल है उसके बारे में मिट्टी जांच की जाती है। जो भी आने वाली फसलें हैं उससे पहले आप मिट्टी की जांच करवाएं। और उसमें आपने वी शेप में अपना गड्ढा बना लेना है, और गड्ढा बना के हमें फिर परत उतारनी है ऊपर से 6 इंच तक नीचे तक, दोनों साइड से ले लेनी है। और इसी तरीके से हमने ये प्रोसेस 6-7 जगह से करना है, और 6-7 जगह से उस मिट्टी को एक तसले में इकट्ठी कर लेना है। फिर उस मिट्टी में जो भी छोटे मोटे डले हैं या जो भी वो है उसे अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद में आमने सामने जो भी मिट्टी का भाग है उसे काट देना है, और जो एक आमने सामने का वो है मिट्टी, उसको हमने बाहर निकाल देनी है। जो तसले में मिट्टी बची हुई है उसे फिर दोबारा से हमने अच्छे से मिलाना है। फिर यही प्रोसेस हमें दोबारा से लेना है, आमने सामने की मिट्टी फिर काटनी है और फिर उस मिट्टी को बाहर निकाल देना है। जब हमारा ये प्रोसेस चलते चलते उसमें मिट्टी 250 ग्राम बचे, उसे एक पॉलीथीन में हमने भर देनी है। जब वो मिट्टी पॉलीथीन में भरते समय ध्यान रखे वो पहले से गिल्ली ना हो, और जो जिस पॉलीथीन में डाल रहे हो मिट्टी भी हमारी सूख जाए, उस टाइप से उसे पॉलीथीन में डाल लें और उसको रबड़ से बंद कर दें। और उससे ऊपर एक पॉलीथीन और लें, उसमें जो भी मिट्टी एक वाला खेत है, खेत का हमें पता होता है, ये खेत का नाम उसमें डाल दें, और इसमें आने वाली फसल क्या है और इसमें पहली फसल क्या थी वो भी ध्यान रखें। और दूसरा, जब भी हम कोई मिट्टी के लिए जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो हम खुरपी यूज कर रहे हैं उसमें पहले से जंग ना लगा हुआ हो, कहीं ना कहीं उसमें हो सकता है फेरस की मात्रा फिर ज्यादा आए। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हमें मिट्टी जांच के टाइम पे बरतनी है। और उस मिट्टी जांच के लिए यारा भी अपना करवाती है, जो बबराला में यारा का यूरिया का प्लांट है, वहाँ पे लैब है। तो आप जो भी अपने पास में हमारे YKGC सेंटर हैं वहाँ पे मिट्टी दे सकते हैं और उनके थ्रू आपकी मिट्टी की जांच हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। हमने बहुत सारी बातें कद्दू वर्गीय फसल के बारे में करी, लेकिन ये मैं चाहूंगी जल्दी से आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये कद्दू वर्गीय फसल जो है ये किस मौसम में और हमारे भारत देश में किस क्षेत्र में मुख्यतः होती है। ये ज्यादातर जो देखा जाए हमारे यहाँ पे जायद में और खरीफ में इसकी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है, बुआई की जाती है। और ये कुछ एरिया में जनवरी से स्टार्ट बुआई कर देते हैं, जो खीरा है, कद्दू है, और ये आपका सितंबर अक्टूबर तक इसकी फसलें लगाते रहते हैं। ये फसलें आपकी खरीफ और जायद की मेन फसल मानी जाती है। कितने महीने की? ये 3 महीना 4 महीने तक चलती है, और ये आपको जो पैदावार है वो 30 से 40 दिन में देना स्टार्ट कर देती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। आपने आज के कार्यक्रम में कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में अपने कद्दू वर्गीय फसलों में संतुलित पोषण प्रबंधन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे सभी किसान भाई बहनों के साथ साझा की है, हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपकी कीमती समय के लिए और कीमती जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। थैंक यू जी। तो श्रोताओं, याद रखिएगा कि सही समय पर सही पोषण ही बेहतर उत्पादन और ज्यादा लाभ का आधार है। मिट्टी परीक्षण कराइए, संतुलित तरीके से उर्वरकों का इस्तेमाल कीजिए, सही समय पर कीजिए और वैज्ञानिकों की सलाह इसी के साथ खेती कीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। तो फिलहाल आज के इस कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0 में पूजा को दीजिए इजाजत, वो भी इस वादे के साथ कि जल्द होगी आपसे मुलाकात एक और नए अच्छे विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।